नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। क्या आप सरप्राइज़ नहीं होंगे जब आपको ये कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये कहा कि एक ही इशू पे ऑलमोस्ट पिछले 4 दशक में 18 जजमेंट्स पास हुए हैं। वो या तो डबल बेंच डिवीज़न बेंच के हैं या 3 जजेस बेंच के हैं और सभी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो डिफरेंट है। जो ये सारे जजमेंट्स जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उससे वैरी करते हैं या कंट्राडिक्ट करते हैं या इनकंसिस्टेंट हैं अपने अप्रोच में। और वो भी खासकर उस इशू पे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिंदू फीमेल के लिए, उसके राइट को किसी प्रॉपर्टी में सिक्योर करने के लिए। 9 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए। प्रपोजिशन ऑफ लॉ को लेकर जो सेटल किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जो कि एक वैल्यूएबल राइट है किसी हिंदू फीमेल का, उसको डिसाइड करती है। लेकिन वो ऐसा डेवलप हुआ है पिछले 4 दशक में कि ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। और ये हर एक जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट पास करती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक कंट्राडिक्शन में हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो बात मैं कर रहा हूँ और जिसके बारे में ये जिस जजमेंट पर डिस्कस कर रहा हूँ उसमें डील किया गया है, वो है क्या। ये किसी भी हिंदू फीमेल के प्रॉपर्टी में उसके एब्सोल्यूट राइट के बारे में बात करता है। इसमें दो सब सेक्शन है। पहला सब सेक्शन ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी हिंदू फीमेल के द्वारा पोजेस्ड है, चाहे उसने एक्वायर किया हो इस एक्ट के आने के पहले और बाद में, वो उसका लिमिटेड ऑनरशिप नहीं होगा बल्कि वो फुल ऑनरशिप होगा उस प्रॉपर्टी में। अब इस प्रॉपर्टी वर्ड को एक्सप्लेनेशन डालकर डिफाइन किया गया और इसको बहुत ही इंक्लूसिव बनाया गया। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी भी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी है, और जो एक्विजिशन की बात है उसके बारे में ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी एक्वायर किया हुआ हो किसी हिंदू फीमेल के द्वारा, किसी इनहेरिटेंस से या किसी इंस्ट्रूमेंट से या पार्टीशन के समय या मेंटेनेंस के बदले में या मेंटेनेंस के एरियर के बदले में या किसी व्यक्ति से, चाहे वो उसका रिलेटिव हो या नहीं हो, उसके द्वारा गिफ्ट के द्वारा, शादी के पहले शादी के बाद अपनी स्किल से कमाया हो या स्त्री धन के द्वारा मिला हो। इन सभी प्रॉपर्टी को इंक्लूड करता है प्रॉपर्टी के डिफिनीशन में। अब इसके बाद में सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 2 ही जो एक एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है, जिसको लेकर बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। और खासकर जिस जजमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें भी यही सेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन, सबसेक्शन 2 का जो ये है, एक एक्सेप्शन है, उसके बारे में ही डील किया गया है। ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसका जिक्र सब सेक्शन 1 में किया गया है, जिस प्रोविज़न का सेक्शन 1 में किया गया है, वो अप्लाई नहीं होगा उन प्रॉपर्टीज़ पर जो वो फीमेल एक्वायर करती है गिफ्ट के द्वारा या विल के द्वारा या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा या सिविल कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जिसमें कोई लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया हो। मतलब ये कि अगर कोई ऐसे सोर्सेज से आया है और उसमें पहले से ही रिस्ट्रिक्शंस है उस इंस्ट्रूमेंट में, जिस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए उसके पास आया है, तो वो उस पर लागू नहीं होगा। तो ये जो एक एक्सेप्शन क्रिएट किया गया है, इसी को लेकर डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट केसेज में। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 4 दशक में इतने सारे कन्फ्यूज़न हो गए हैं कि ये ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इन सभी चीज़ों में एक कंसिस्टेंसी लाए। मैं जिस जजमेंट की बात कर रहा हूँ अभी, वो जजमेंट है तेजवान वर्सेस रामकिशन 2024 का जजमेंट है। इसमें ICC ऑनलाइन 3661 है। अब इसका थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं तो समझ आएगा कि क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा और किस बैकग्राउंड में कहा। तेजवान एक प्रॉपर्टी परचेज करता है सेल डीड के ज़रिए, रजिस्टर्ड सेल डीड के ज़रिए। और सेल डीड एग्जीक्यूट करती है एक टेस्टेटर की वाइफ, जिसको विल के ज़रिए वो प्रॉपर्टी में लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है। बाद में जब उसके बच्चे जो लेडी एग्जीक्यूट करती है, उसके चिल्ड्रन, उसके बच्चे और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन
एक सूट फाइल करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो सेल डीड जो एग्जीक्यूट किया गया है वो कैंसिल किया जाए और उसके पोजीशन को वापस दिलाया जाए, क्योंकि वो केवल लाइफ इंटरेस्ट था उस लेडी का, और जिसने, और वो इंटाइटल नहीं थी उसको बेचने का, और इसलिए वो जो भी सेल डीड एग्जीक्यूट की है वो वाइड है, इनवैलिड है। मैंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और उन सभी वीडियोस में हमने नए नए मुद्दे को लेकर डिस्कस किया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बैकग्राउंड में किया है और आप लोगों ने बहुत सराहा है। इस वीडियो में भी हम आपसे इसी तरह के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे आगे बढ़ते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। और मुझे ये कहना है कि आपके सवालों से मुझे ज़रूर, अपने सवाल मुझ तक ज़रूर पहुँचाएँ, या तो कमेंट सेक्शन में जाकर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जिससे कि मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाता रहूँ, आपके इश्यूज़ को डिस्कस करता रहूँ। अब जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसमें थोड़ा ट्रायल कोर्ट का देखते हैं। ट्रायल कोर्ट ने सूट को डिसमिस कर दिया और जिस जजमेंट पे रिलाई करके किया वो जजमेंट था तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी, और कोर्ट ने कहा कि जो टेस्टेटर की वाइफ थी, जो प्रॉपर्टी उसको दिया गया, वो एक तरीके से मेंटेनेंस के बदले दिया गया और उसका प्री एग्जिस्टिंग राइट था उसमें, इसलिए वो उसका एब्सोल्यूट राइट था और वो उसको बेच सकती थी, और सूट को डिसमिस किया। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ने भी यही इस ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को माना और वो भी तुलसम्मा वाले जजमेंट पे रिलाई करते हुए मान लिया कि उसका प्री एग्जिस्टिंग राइट था और वो उसमें एब्सोल्यूट ऑनरशिप उसको कन्वर्ट हो गया सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत। अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील, सेकंड अपील जाता है, उसमें उसने सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ बनाया और उसमें ये कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है, साधु सिंह वर्सेस गुरुद्वारा साहिब नारी के 2006 की जजमेंट है, उसको बेस मानते हुए सूट को डिक्री किया। दोनों कंकरेंट फाइंडिंग जो कोर्ट नीचे की कोर्ट के थे उसको सेटिसाइड किया। अब ये मैटर पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया सारी चीज़ों को स्टडी करके और डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट को स्टडी करके, उसमें ये कहा कि जितने भी जजमेंट्स हैं उसमें जो पास किए गए हैं और जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो सब ने ट्राई, सुप्रीम कोर्ट ने हर एक जजमेंट में ट्राई किया है एक्सप्लेन करने का या डिस्टिंग्विश करने का या नेगोशिएट करने का, या इग्नोर किया है जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1977 के जजमेंट तुलसम्मा में। और इस प्रोसेस में ये देखा जाए कि जो ऑलमोस्ट पिछले 4 डिकेड में तुलसम्मा के जजमेंट के बाद जो जजमेंट्स आए हैं वो बेसिकली 2 स्ट्रीम ऑफ थॉट्स हैं। पहला जो ये है, जो उसने ये माना कि तुलसम्मा का जजमेंट ऑलमोस्ट इनवायलेबल प्रिंसिपल है, सेटल्ड लॉ प्रिंसिपल है, बेसिक लॉ प्रिंसिपल है, और उसको ही फॉलो करके इस इश्यूज़ को डिसाइड करना चाहिए। दूसरे जो जजमेंट्स थे, वो जो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स आए वो इवॉल्व किए केस टू केस बेसिस पर, अपने फैक्ट्स को देखते, फैक्ट्स की बेसिस पर, और उसमें जो माना कि जो भी जो प्रॉपर्टी किस तरीके से हिंदू फीमेल के पास आई है, वो उनका गाइडिंग 3 गाइडिंग फैक्टर था। उसमें एक था ये कि किस तरीके से वो पोजीशन में आई है हिंदू फीमेल के, वो प्रॉपर्टी जिसका जिक्र होता है। दूसरा कि क्या इंस्ट्रूमेंट के जरिए वो प्रॉपर्टी को या राइट को एक्वायर किया गया है किसी प्रॉपर्टी में। तीसरा कि किस वक्त उस प्रॉपर्टी का पोजीशन उस फीमेल के पास आया। तो इन तीनों ब्रॉड प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में डेविएट किया उस प्रिंसिपल से जो तुलसम्मा के जजमेंट में प्रोपाउंड किया गया था। अब मैं जिस जजमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें डिवीज़न बेंच के पास था, जिसमें जस्टिस PS नरसिम्हा और संदीप मेहता थे, उन्होंने ये कहा कि इस इनकन्सिस्टेंसी को जो जजमेंट्स में आए हैं सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेकर, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है और इसलिए एक लार्जर बेंच को ये भेजा जाए ये इस इशू को, जिससे कि जो इंटरप्रिटेशन होगा सेक्शन 14 का उसमें क्लैरिटी और सर्टेनिटी आ जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने तुलसम्मा वाले जजमेंट को
लेते जो में जो ऑब्जर्वेशंस था जस्टिस भगवती का, उसके बारे में जिक्र किया, जहां जस्टिस भगवती ने ये कहा कि सेक्शन 14 एक क्लासिक एग्जाम्पल है स्टेटरी प्रोविजन का, जिसमें इनएप्ट या इनकम्पिटेंट ड्राफ्टमैनशिप का दिखाता है, जिसकी वजह से उस एक्ट की वजह से या उस प्रोविज़न के इनएप्ट ड्राफ्टिंग की वजह से ये कन्फ्यूज़न पे कन्फ्यूज़न होता जा रहा है, और जिससे कि वकीलों को या जजेस को अपने इंटरप्रिटेशन को इस्टेब्लिश करने में मदद मिलता है। मतलब कि जस्टिस भगवती ने सारी प्रॉब्लम की वजह इम्प्रॉपर ड्राफ्टिंग को बताया उस एक्ट के। तो और वो भी मानते थे कि जो भी हिंदू फीमेल को लेकर सेक्शन 14 का इंटरप्रिटेशन तुलसम्मा में है, वो गाइडलाइंस और बेसिक इंटरप्रिटेशन है। अब इस कोर्ट ने फर्दर ये कहा कि जो खासकर एक जजमेंट में, एक और जजमेंट का जिक्र मैं करना चाहूँगा, गुम्पा वर्सेस जयबाई 1994 का जजमेंट है, जिसमें कि कहा कि पार्लियामेंट का कभी ये इंटेंशन नहीं था कि हिंदू फीमेल को वो राइट दिया जाए जो जिस मेल के जरिए आया है, हिंदू मेल के जरिए आया है, उसके पास वो राइट नहीं था। तो पोजीशन को लेकर जो कहा कि जो सेक्शन 14 के बैकग्राउंड में पोजीशन मस्ट बी लीगल पोजीशन होना चाहिए, और सेटल्ड पोजीशन होना चाहिए, एंड वो कभी भी जो उसको देने वाला है प्रॉपर्टी, जिसके ज़रिए उसके पास है, उससे बेटर राइट उसके पास नहीं आ सकता। और ये कंबाइंड रीडिंग की जाए पूरे सेक्शन की और सब सेक्शंस की, तो कंबाइंड रीडिंग से जो भी डिसेबिलिटी इम्पोज हुआ था हिंदू फीमेल पे इस एक्ट के आने के पहले, उसको वो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके इंटाइटलमेंट को बढ़ाया, मतलब इनलार्ज नहीं किया। जो भी उसकी पहले एक्ट के आने के पहले जो भी उसकी उसमें जो कस्टमरी हिंदू लॉ थे, उसमें जो डिसेबिलिटी थी उसके पास प्रॉपर्टी को पोजेस करने का और उसके ऑनरशिप का, उसको ख़त्म किया था। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सेक्शन 14 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, जो इसका काफ़ी लार्ज स्केल पे यूज़ और इंटरप्रिटेशन होता है कोर्ट्स में, इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर इंटरप्रेट किया जाए। और इस इशू को उसने डायरेक्शन दिया रजिस्ट्रार को कि आप चीफ जस्टिस के सामने इसको लाइए, और इसको लार्जर बेंच को रेफ़र किया, जिससे कि ये कंप्लीट क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी आ सके इस